प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राकृतिक व्रण और कृत्रिम व्रण के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में। विकास के नर डार्विनवाद के अनुसार केवल प्राकृतिक व्रण के द्वारा ही जीवों में विकास की क्रिया संभव होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप डायनासोर, व्हेल, मनुष्य, कीट, चीड़ के वृक्षों, वायरस इत्यादि का विकास हुआ है। वास्तव में प्राकृतिक व्रण वातावरण में होने वाले परिवर्तनों तथा जीवित रहने और प्रजनन में समर्थ जातियों के जनन पदार्थ में उत्पन्न उत्परिवर्तनों के बीच की कड़ी है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक व्रण जीवों के विकास की क्रिया को प्रेरित करता है। वास्तव में प्राकृतिक व्रण की तुलना में विकास के अन्य कारक जो होते हैं वो महत्वहीन होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार विकास प्राकृतिक व्रण का वह प्रक्रम है जो किसी समष्टि में वंशागत होने वाली विभिन्नताओं पर क्रिया करता है। विकास प्राकृतिक व्रण का वह प्रक्रम है जो किसी समष्टि की वंशागत होने वाली विभिन्नताओं पर क्रिया करता है। किंतु आधुनिक धारणा के अनुसार प्राकृतिक व्रण जीनोटाइप या जीनी संरचना का विभेदक पुनरुत्पादन है। प्राकृतिक व्रण के स्वरूप: विभेदक पुनरुत्पादन, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। किसी समष्टि में दो या अधिक प्रकार के जीन संयोगों के उपस्थित होने पर उन संयोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण इस प्रकार होता है। पेरेंटल जनरेशन का 1/10 या 10% नेक्स्ट स्पीड में जाएगा। F1 में 3.12 या 25%, F2 में 9.18 इक्वल टू 50%, F3 में 27.36% 75% और F4 में 81.90 इक्वल टू 90%। विभेदक पुनरुत्पादों का प्रभाव इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण रहता है, जो पेरेंटल जनरेशन से लेकर F4 तक दर्शाया गया है। प्राकृतिक व्रण केवल उस जीन संयोग को पुनरुत्पादन के लिए अधिक प्रोत्साहित करता है जो वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल होता है। इसके अनुसार वे जीव संतान उत्पन्न करने में अधिक सफल होते हैं जिनकी संरचना अन्य जीवों की अपेक्षा किसी विशेष वातावरण में अधिक अनुकूली लक्षण उत्पन्न करने में सक्षम होती है। इसी को विभेदक पुनरुत्पादन कहते हैं। अतः प्राकृतिक व्रण जीन्स के विभेदन पुनरुत्पादन द्वारा समष्टियों के विकासीय भिन्नताओं को स्थापित करता है। जीन्स का विभेदक पुनरुत्पादन पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की आवृत्ति में परिवर्तन उत्पन्न करता है। विभेदक पुनरुत्पादन या तो पुनरुत्पादन की दर में वृद्धि के कारण होता है या फिर जीवों में उग्र वातावरण को सहन करने के सामर्थ्य के कारण मृत्यु दर में कमी से होता है। लाभकारी जीन्स का प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल जीन्स। प्राकृतिक व्रण की एक अन्य विशेषता यह है, यह ऐसे जीन को सतत रूप से प्रोत्साहित करता है जो किसी समष्टि या उसके वातावरण के बीच अनुकूली दक्षता का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करते हैं। अतः दो या अधिक जीन संयोगों के उपस्थित होने पर प्राकृतिक व्रण वातावरण की परिस्थितियों के सर्वाधिक अनुकूल जीन संयोग को पुनरुत्पादन के लिए प्रेरित करता है। इसलिए प्राकृतिक व्रण वातावरण के प्रति अधिक अनुकूली जीवों में अतिजीविता एवं जनन क्षमता में वृद्धि द्वारा जीवों और वातावरण के बीच एक उन्नत अनुकूल संबंध विकसित करता है। ये बात इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है कि प्राकृतिक व्रण किस प्रकार किसी विशेष समजीनी पुनरुत्पादन को प्रेरित करके जीन संतुलन में परिवर्तन विकसित करता है। ड्रोसोफिला की एक स्पीशीज है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कि किसी भी समष्टि में समस्त मादा मक्खियाँ, चाहे वे श्वेत नेत्रों वाली हो या लाल नेत्रों वाली हो, हमेशा लाल नेत्रों वाली नर मक्खियों से ही मैथुन करना पसंद करती है।
किंतु केवल श्वेत नेत्र वाली नरमक्खियां के होने पर ये उनसे मैथुन करने के लिए विवश हो जाती है। स्पष्ट है कि मैथुन में लाल नेत्रों वाली नर मक्खियों को वरिष्ठता के कारण श्वेत रंग का जीन समष्टि में लुप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन मक्खियों की अनुकूली उन्नति भी होती है, क्योंकि लाल नेत्रों वाली मक्खियां वातावरण के प्रति अधिक अनुकूल होती है। अतः प्राकृतिक भ्रूण विकास में भाग लेने वाला मुख्य सर्जक कारक है, क्योंकि यह अधिक दक्ष जीव संयोगों को पुनरुत्पादन के लिए प्रेरित करता है। प्राकृतिक वर्ण की क्रियाविधि, वर्किंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण की क्रियाविधि अति जटिल है, क्योंकि यह किसी भी जीव के जीवन चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं के अतिरिक्त उनके संगठन के स्तरों पर क्रिया करता है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा संगठनात्मक स्तर पर विभेदक विभक्तियां इस प्रकार है: अंतरा आणविक, अंतराजीनी, अंतरा गुणसूत्री, अंतरा युग्मकी और अंतरा अंतरा व्यक्तिगत, अंतरा जातीय, अंतरा प्रजातीय तथा अंतरा समुदाय। प्राकृतिक वर्ण द्वारा उत्पन्न विभेदक विभक्तियां विभेदक मृत्यु दर, विभेदक अतिजीविता, विभेदक जन्म दर तथा विभेदक जन्म क्षमता के कारण होती है। प्री रिक्विसाइट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण के लिए क्या क्या पूर्वाकांक्षा है? प्राकृतिक वर्ण की क्रिया को करने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। पहला, जनन के लिए समर्थ इकाइयों की उपस्थिति। दूसरा, विभिन्न इकाइयों में वंशागत होने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति। तीसरा, वातावरण ऐसी एक से अधिक इकाइयों की उपस्थिति। जन्य जीवों को प्राकृतिक वर्ण की इकाई माना जाता है। वास्तव में परस्पर जनन करने वाले जीवों की ऐसी समष्टि को जिस पर प्राकृतिक वर्ण क्रिया करता है एक यूनिट मानते हैं या एक इकाई कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण की इकाई समष्टि के उस समस्त जीन कोष को संबोधित करती है जिस पर प्राकृतिक वर्ण क्रिया करता है। वातावरण के प्रति अधिक उपयुक्त जीन संयोगों को पुनरुत्पादन के लिए प्रेरित करता है। अतः स्पष्ट है कि अधिक उपयुक्त जीन कोष वाले जीवों को अतिजीविता एवं प्रजनन के लिए अधिक सुलभ अवसर मिलते हैं। समष्टि की संख्या में वृद्धि करने में इनका अधिक योगदान होता है। इसके फलस्वरूप अनुपयुक्त लक्षणों वाले जीवों की संख्या का क्रमिक ह्रास होता है। अतः वातावरण के प्रभाव तथा जीन्स व गुणसूत्रों में विकसित उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप समष्टि का जीन कोष परिवर्तित होकर उस समष्टि के जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाली विभिन्नता उत्पन्न करता है। प्राकृतिक वर्ण केवल वातावरण की उपयुक्त विभिन्नताओं का वर्णन करता है तथा अनुपयुक्त और हानिकारक विभिन्नता वाले जीवों की मृत्यु के कारण से यह समष्टि में विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार समष्टि के जीन कोष में विभिन्नता एकत्रित होती रहती है और समष्टि अपने मूल समष्टि से अपसरित हो जाती है। प्राकृतिक वर्ण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। के माथर तथा थियोडे ने प्राकृतिक वर्ण के 3 मूल रूपों का उल्लेख किया है। ये क्रम से स्थायीकारी, दिशात्मक तथा विचलित है। स्थायीकारी या सामान्यकारी वर्ण, स्टेबलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन, ये किसी भी पराकाष्ठा को रोककर औसत और मध्यमान समलक्षणी समष्टि को प्रेरित करता है। वातावरण संबंधी परिवर्तनों की अनुपस्थिति में क्रिया करता है तथा यह अल्पकालिक होता है। प्राय देखा गया है कि किसी भी परिकाष्ठा वाले विशेषक के जीवों की तुलना में मध्यमान या औसत विशेषक वाले जीव इसके लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। परिवर्तनशील वातावरण में पराकाष्ठा वाले जीव असफल रहते हैं, जबकि माध्य या औसत विशेषकों वाले जीव सर्वाधिक सफल रहते हैं। अतः ये एक प्रकार से नकारात्मक वर्ण है जो लैंगिक रूप से जनन करने वाली समष्टि पर सतत रूप से पराकाष्ठा या क्रम उपयुक्त जीनी संरचना वाले जीवों को विलुप्त करता रहता है। दूसरा आता है हमारे पास दिशात्मक वर्ण, डायरेक्शनल सिलेक्शन। इस प्रकार का वर्ण वातावरण संबंधी परिवर्तनों से संबंध होता है। ये पराकाष्ठा वाले विशेषक का वर्ण करके समष्टि की जीनी संरचना को उस दिशा की ओर प्रेरित करता है। ये एक संतुलक वर्ण है, बैलेंसिंग सिलेक्शन है, जो औसत या औसत के एक ओर स्थित जीवों की एक बड़ी संख्या को लुप्त करता है और दूसरी ओर जीवों की संख्या में वृद्धि करता है। इस प्रकार समष्टि के विशेषक के मध्यमान को परिवर्तित कर देता है, अर्थात ये जीन आवृत्ति में परिवर्तन उत्पन्न करता है। दिशात्मक वर्ण वातावरण संबंधी परिवर्तन के साथ साथ या उसके बाद होता है और कालांतर में किसी विशेष जीन की जीन आवृत्तिता के किसी एक दिशा की ओर परिवर्तित हो जाती है। विचलित वर्ण,
या डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये किसी समष्टि के समलक्षणी जीनों को माध्यमान से दूर विचलित करता है। इसके कारण प्रकृति के समलक्षणी जीवों में द्विरूपता बनी रहती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार एक लिंगाश्रयी जीवों में विचलित व्रण के कारण ही दोनों लिंग बने रहते हैं। इसके कारण एक बहुलक यूनिमोडल वितरण वाले विशेषक से द्वि या त्रिबहुलक वितरण वाले प्रौढ़ जीव विकसित होते हैं। इन तीनों सिलेक्शन को हम डायग्राम में दे सकते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसीज और फिनोटाइप्स दर्शाए गए हैं। 3 प्रकार की पॉपुलेशन है, डायरेक्शनल में स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। फिनोटाइप्स दर्शाए गए हैं। स्टेबलाइजिंग में मध्यमान औसत के आसपास दर्शाया गया है। डायरेक्शनल में एक दिशा में अधिक विकास हो रहा है, दूसरी दिशा में ह्रास हो रहा है। और डिसरप्टिव में जो विलुप्त होने वाले हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास की ओर अग्रसर पॉपुलेशन देगी। 3 मूल प्रकार के सिलेक्शन हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में 2 शीर्ष बने हुए हैं। डिसरप्टिव के बारे में कहता है कि एक लिंगाश्रयी जीवों में विचलित व्रण के कारण दोनों लिंग बने रहते हैं, जिसके कारण एक बहुलक वितरण वाले विशेषक से द्वि या त्रिबहुलक वितरण वाले प्रौढ़ जीव विकसित होते हैं। के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन पॉपुलेशन के बारे में हम इकोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये बताया कि किसी वातावरण में जीवों का अधिक घनत्व होने पर के सिलेक्शन उन पर क्रिया करता है। ये जीवों की मृत्यु दर और पारिस्थितिक अंतर्जातीय स्पर्धा में वृद्धि करता है। इसके विपरीत आर वर्ण या आर सिलेक्शन उस वातावरण में मिलता है जहाँ पर जीवों का घनत्व कम होता है और उन्हें फलने फूलने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। इस अवस्था में वर्ण जीवों की प्रजनन में वृद्धि करता है तथा उन्हें बाह्य वातावरण के अनुकूल बनने के लिए प्रेरित करता है। आर सिलेक्शन जीवों को वातावरण के अनुकूल बनने के लिए प्रेरित करता है। बाल्डविन प्रभाव, प्राकृतिक वर्ण की क्रिया के फलस्वरूप जीवों में अनुकूलन विकसित होते हैं। ये देखा गया है कि अनुकूलन या तो वातावरण के प्रति प्रत्यक्ष अनुक्रिया के फलस्वरूप या फिर जीवों की आवश्यकता के अनुसार विकसित होते हैं। वार्टिगेटन ने प्रयोगों से इस धारणा को समर्थन मिलता है। इस संकल्पना को वाल्डिन प्रभाव कहते हैं। वार्टिगेटन ने जंगली नस्ल की ड्रोसोफिला मक्खियों के परिवर्तन के समय प्रगाढ़ ताप अभिक्रिया द्वारा इनको प्रभावित किया। शॉक टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया ड्रोसोफिला की मक्खियों को। ताप अभिक्रिया के फलस्वरूप इन मक्खियों में क्रॉस शिराविहीन पंख विकसित हुए। शॉक टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जिसे क्रॉस वेनलेस विंग इनमें बन रहे। अब ये कहता है कि क्रॉस शिराविहीन अवस्था का कारण ताप अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि इन मक्खियों में क्रॉस शिराविहीन उत्परिवर्तन नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि यह वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। वातावरण द्वारा प्रेरित ऐसी अवस्था को जेनेटिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन के समलक्षणी फिनोटाइप को उद्दीप्त करती है। इनको फिनोकॉपीज कहते हैं। क्रॉस शिराविहीन पंख वाली मक्खियों में कई पीढ़ियों तक प्रजनन कराने के बाद संतति मक्खियों पर प्रगाढ़ ताप अभिक्रिया की गई और 15 पीढ़ियों के बाद भी ताप अभिक्रिया को रोक दिया गया, किंतु फिर भी अगली पीढ़ी में क्रॉस शिराविहीन मक्खियों को प्रकट होता हुआ देखा गया। प्रारंभ में उपयुक्त परिणामों की व्याख्या लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की संसारिती के नियम के आधार पर की गई, किंतु इन प्रयोगों के उपयुक्त होने वाली जंगली नस्ल के ड्रोसोफिला मक्खियों में वास्तव में कुछ ऐसे जीन्स, पॉलीजीन्स या बहुकारक उपस्थित थे जो केवल ताप प्रगात अनुक्रिया द्वारा उत्पन्न असामान्य वातावरणीय दशाओं में क्रॉस शिराविहीन समलक्षणी उत्पन्न करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इस जीन्स का वर्ण होने के कारण समष्टि में इस जीन्स की आवृत्ति में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि व्यक्तिगत जीवों की जीन संरचना में क्रॉस शिराविहीन समलक्षणी को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त जीन्स होते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा वातावरण में हुए परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को समस्त समष्टि में समावेश करना संभव है। प्राकृतिक वर्ण एवं जनन, प्राकृतिक वर्ण और सेल्फ रिप्रोडक्शन। यदि स्वतः जनन की क्रिया स्वयं में परिपूर्ण हो तो प्राकृतिक वर्ण की आवश्यकता ही नहीं होती, किंतु यह क्रिया कभी कभी पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं होती और समय समय पर विचलित या उत्परिवर्ती उत्पन्न होते रहते हैं। पूर्वज इकाइयों की अपेक्षा ऐसे उत्परिवर्ती जीवों के स्वतः जनन में कम दक्ष होने पर ये स्वयं समष्टि में विलुप्त हो जाते हैं तथा उत्परिवर्ती जीवों के अधिक दक्ष होने पर वे पूर्वजों पर प्रभावी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि
उत्परिवर्ती ऐसे वातावरण में जो उनके पूर्वजों के प्रतिकूल है स्वयं को बनाए रखने में समर्थ रहें तो पूर्वज तथा उत्परिवर्ती दोनों प्रकार के जीव साथ साथ रहने में समर्थ होते हैं। अतः स्वतः जनन करने वाली समष्टियों में प्राकृतिक वर्ण के कारण अपसरण होता है। अलैंगिक और स्वनिर्देशन करने वाले जीवों में वर्ण अलैंगिक और स्वनिर्देशन द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संतति में बिना किसी परिवर्तन के जीनी संरचना वंशागत होती है। इस प्रकार संतति में जीव शुद्ध प्रजाति को प्रदर्शित करते हैं। जब तक उत्परिवर्तन ऐसे जीवों की जीनी संरचना में हस्तक्षेप नहीं करते इसके संतति जीवों में कोई परिवर्तन विकसित नहीं होता। इस प्रकार शुद्ध प्रजातियों के सम्मिश्रण पर प्राकृतिक वर्ण की क्रिया करने पर कुछ जातियां प्राकृतिक वर्ण द्वारा ग्रहण करने के लिए प्रेरित की जाती है तथा शेष जातियां प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण लुप्त हो जाती है। लैंगिक पर निषेचन करने वाली समष्टियों में वर्ण सलेक्शन इन सेक्सुअल क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉपुलेशन। पर निषेचन और लैंगिक रूप से जनन करने वाली समष्टियों में कोई भी दो जीव जीनी संरचना के आधार पर एक समान नहीं होते, किंतु प्रत्येक समष्टि में जीन्स की भिन्न भिन्न आवृत्तियां मिलती है। अतः किसी समष्टि के जीन कोष में प्राकृतिक या कृत्रिम वर्ण वाले कुछ जीन्स की आवृत्ति में वृद्धि करता है तो शेष जीन्स की आवृत्ति का ह्रास करता है, क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन द्वारा सतत रूप से नई जीनी संरचना वाले जीन उत्पन्न होते रहते हैं। अतः वर्ण इन्हें प्रभावित करने का समान अवसर उपलब्ध होता है और इस प्रकार नई जीनी संरचना को प्रभावित करता है। वर्ण या संकरण वर्ण की सफलता उसके द्वारा उपयुक्त होने वाली समष्टि में जेनेटिक विभिन्नता की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अलैंगिक और स्वतः जनन करने वाली समष्टियों में उत्परिवर्तनों को छोड़कर किसी अन्य विभिन्नता की संभावना नहीं होती। अतः इन समष्टियों में वर्ण केवल उन सर्वोत्तम जीनी संरचना को पृथक करता है जो प्राकृतिक वर्ण से पूर्व में उनमें उपस्थित थी। लैंगिक जनन करने वाले पर निषेचन प्राणियों में संकरण नियमित रूप से नए जीव संयोगों का समावेशन करता है जिससे प्राकृतिक वर्ण का कार्य करने के लिए नए अवसर उपलब्ध होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कृत्रिम वर्ण। मानव द्वारा वर्ण या संकरण द्वारा पालतू जानवरों या पेड़ पौधों की नस्ल सुधारने को कृत्रिम वर्ण कहते हैं। मानव उस लक्षणों का वर्ण करता है जो किसी न किसी रूप में उसके लिए उपयोगी होते हैं। मनुष्य डार्विन के समय से ही कृत्रिम वर्ण का प्रयोग करता आया है। मनुष्य द्वारा उत्कृष्ट पौधों एवं पालतू जानवरों के रूप में पेड़ पौधों और जंतुओं की अनेक नस्लें विकसित की गई। डार्विन ने केवल एक ही स्रोत से विकसित कबूतर की 150 किस्मों का उल्लेख किया है। कोलंबा लीविया नामक कबूतर को अन्य सभी कबूतरों के पूर्वज मानते हैं। कृत्रिम वर्ण द्वारा नई किस्मों का विकसित करने के लिए निम्नलिखित युक्तियां प्रयोग में लाई जाती है। लगभग पूर्ण पृथक्करण द्वारा अनभिज्ञ वर्ण अनकॉन्शियस सिलेक्शन विथ मोर और लेस कंप्लीट आइसो। इसके अंतर्गत अनुपयुक्त व अवांछनीय जीवों का अवतरण करके अधिक उपयुक्त और हितकारी संकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा, एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर अभिज्ञ वर्ण कॉन्शियस सिलेक्शन डायरेक्टेड टुवार्ड्स डेफिनेट और स्पेशल एंड। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट लक्षण का वर्ण करके उसे संस्कृतियों में प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा, क्रॉसिंग या संकरण क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन जब दो भिन्न किस्मों के जीवों का संकरण द्वारा अच्छी नस्ल के जंतु या अच्छी नस्ल के पेड़ पौधों को विकसित करना हो तो कृत्रिम वर्ण की विधि एक युक्ति है, किंतु कृत्रिम वर्ण की अपनी सीमा है। डार्विन के अनुसार प्राकृतिक वर्ण ठीक उसी प्रकार की क्रिया है जिस प्रकार आनुवंशिक विज्ञ जंतुओं में उत्कृष्ट पौधों की किस्मत सुधारने के लिए प्रयोग करता है और आनुवंशिक विज्ञ द्वारा कृत्रिम वर्ण की दो विशेषताएं हैं। आनुवंशिक विज्ञ केवल वांछित गुणों वाले जीवों को अगली पीढ़ी के लिए जनक जीवों के रूप में चयन करता है और धनात्मक सिलेक्शन करता है। आनुवंशिक विज्ञ अवांछित लक्षणों वाले जीवों को जन्म को रोकता है, इसे नेगेटिव सिलेक्शन कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण भी इसी प्रकार कार्य करता है। अगर किसी समष्टि के संतति जीवों में होने वाले परिवर्तन इन लक्षणों वाले जीवों के लिए हितकारी होते हैं तो निश्चित ही ऐसे जीव अन्य जीवों की अपेक्षा उस वातावरण में रहने के लिए अधिक दक्ष होंगे। अतः यह स्वाभाविक है इसका प्रभाव उसके जीवित रहने की क्षमता या संतति उत्पन्न करने पर भी पड़ेगा। इस प्रवृत्ति के पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहने से धीरे धीरे उत्परिवर्तित जीवों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। ठीक इसी प्रकार आनुवंशिक विज्ञ कृत्रिम वर्ण द्वारा पेड़ पौधों जंतुओं में हितकारी और श्रेष्ठ लक्षणों का वर्ण करके उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। जिस प्रकार आनुवंशिक विज्ञ प्रत्येक पीढ़ी में अवांछित विशेषकों वाले संतति जीवों का निराकरण करता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति में प्राकृतिक वर्ण हानिकारक उत्पन्न वाले जीनों का विलोपन करता है। इस प्रकार लक्षणों वाले जीव या तो जीवित ही नहीं रह पाते या फिर जीवित रहने पर वयस्कता तक नहीं पहुंच पाते हैं, फिर वयस्क होने पर प्रजनन करने में समर्थ नहीं होते
यदि वे प्रजनन करते भी हैं तो उनके संतति जीवों की संख्या सामान्य जीवों की संतति से बहुत कम होती है। इस प्रकार प्रकृति में धीरे धीरे समष्टि से पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि धनात्मक प्राकृतिक वर्ण धनात्मक कृत्रिम वर्ण के समान होता है, क्योंकि दोनों दिशाओं में हितकारी एवं श्रेष्ठ लक्षणों वाले जीव अधिक संख्या में संतति जीवों के प्रजनन के लिए प्रोत्साहित होते हैं। श्रेष्ठ लक्षणों से रहित या वांछित लक्षणों वाले जीव धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इन दोनों में केवल अंतर यह है कि कृत्रिम वाले जीव आनुवंशिक विज्ञ वांछित लक्षणों वाले जीवों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि प्राकृतिक वर्ण उन जीवों को प्रोत्साहित करता है जिनके लक्षण विशेषक या उन जीवों को किसी विशेष वातावरण के लेने के लिए अनुकूल बनाते हैं। जंतु संग्रहण में कृत्रिम वर्ण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन एनिमल ब्रीडिंग। कृत्रिम वर्ण द्वारा अनेक जंतुओं पेड़ पौधों की नस्ल सुधारने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा जंतुओं की नई किस्में विकसित होती है। और कृत्रिम वर्ण के आधार पर डार्विन ने अपना प्राकृतिक वर्ण का वाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया और डार्विन ने प्रकल्पित किया कि किसी नए श्रेष्ठ वांछित लक्षण की संतति जीवों में कृत्रिम वर्ण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार की क्रियाविधि प्रकृति में होना संभव है। नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाला अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम देखते हैं होम असाइनमेंट। प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण की जैव विकास में भूमिका क्या है? प्राकृतिक वर्ण तथा कृत्रिम वर्ण में समानता और भिन्नता का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 3, प्राकृतिक वर्ण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। जीवों पर कब और कैसे कार्य करता है? चौथा, कृत्रिम वर्ण क्या है, इसका अर्थ क्या है? संकरण द्वारा जीनों की विभिन्न किस्में बनाने में मनुष्य में किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, उदाहरण से समझाइए। कुछ शॉर्ट नोट्स के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वाइल्डिंग का प्रभाव क्या है, कृत्रिम वर्ण क्या है, विभेदक पुनरुत्पादन क्या है, प्राकृतिक वर्ण और जनन क्या है। ये सारे प्रश्न आप सरल करके व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। धन्यवाद। अपेक्षा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।